ये बायोलॉजी क्या है, जूलॉजी क्या है, बॉटनी क्या है ना, इसकी चर्चा कर दिए थे। आज बताएंगे कि अरिस्टोटल जो है इसको फादर ऑफ जूलॉजी क्यों कहेंगे, फादर ऑफ बॉटनी क्यों कहेंगे। ठीक है। देखिए, अरस्तु एक ऐसे व्यक्ति थे जो इनकी रुचि पॉलिटिक्स में ज़्यादा थी, राजनीति में बहुत ज़्यादा थी। लेकिन इनके माँ बाप चाहते थे क्या कि डॉक्टर बने, नहीं तो इन पर प्रेशर रहता था घर वालों का कि अरे डॉक्टर बनो डॉक्टर बनो। लेकिन इनको जो है सो डॉक्टरी से कोई लेना देना नहीं रहता था। इनकी इच्छा थी कि हम पॉलिटिक्स रहे, एक अच्छा फिलोसफर बने, विचारधाराओं को हम बदलें, ये इनकी विचारधारा रहती थी। एक दिन इनको इतने घर का प्रेशर मिला कि बेचारे घर छोड़कर भाग गए। कभी कभी होता है कि कुछ लोग घर छोड़ के भागते हैं तो कुछ विचित्र काम कर देते हैं, जैसे कि गौतम बुद्ध हमारे देश के प्रधानमंत्री, ये भी घर छोड़ के ही भागे, जंगलों में रहे, गुफाओं में रहे, जैसा वो कहते हैं। नहीं, साधु संतों के बीच रहे, हिमालय में रहे, वगैरह वगैरह रहे, और आज देखो पूरे विश्व का एक लीडर की तरह काम करते हैं। तो उसी तरह अरस्तु भी घर छोड़ के भागे और निकल गए। तो ये कहा किए कि बहुत सारे देशों का भ्रमण किए और लगभग 500 से भी ज़्यादा जंतुओं पर अध्ययन किए, और जंतुओं पर अध्ययन करके एक पुस्तक लिख डाली, एक किताब लिखी। तो अरस्तु के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या था? ये पुस्तक उन्होंने लिखी। ये लैटिन भाषा में लिखी गई पुस्तक है, जिसका अंग्रेजी रूपांतरण होता है हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स। ये किताब उन्होंने लिखा, और इस किताब में उन्होंने पहली बार कहा कि एनिमल्स जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक को इन्होंने कहा एनेमा, और दूसरे को कहा उन्होंने इनेमा। एनिमल को कई भाग में बांटा? कौन कौन? एनेमा और इनेमा। नाम सुने हैं इसका? एनेमा जंतु किसको कहा गया? ऐसे जंतु जिसके पास आरबीसी नहीं होता,
ऐसे जंतु जिसके पास आरबीसी नहीं होता। और इनेमा कहा ऐसे जंतु जिसके पास आरबीसी होता है। जंतु को कई भाग में बांट दिया? कौन कौन? एनेमा। और एनेमा में क्या होगा? जिसका ब्लड लाल नहीं होगा उसको क्या कहा? और जिसके पास ब्लड लाल होगा उसको क्या कहा? इनेमा। नहीं, इनेमिया का नाम सुने हो? इनेमिया हेमोग्लोबिन से रिलेटेड है ना जी, रक्त से रिलेटेड है। एक मतलब होता है नहीं, जिसमें लाल रक्त नहीं हो, हेमोग्लोबिन नहीं हो, उसको क्या कहोगे? और जिसमें लाल रक्त हो उसको इनेमा। तो हुआ कि कौन से ऐसे जंतु हैं जिसमें लाल रक्त नहीं होता? सभी कीट प्राणी, ऑल टाइप ऑफ द इंसेक्ट, इसका ब्लड लाल होता है? जैसे मच्छर, मक्खी, तिलचट्टा, झींगा मछली, रज्जत मछली, इस सब में, ये सब इंसेक्ट है। ये सब के सब इंसेक्ट्स हैं। इनका ब्लड होता है परंतु लाल नहीं होता। नहीं, ये नहीं समझ लोगे कि झींगा मछली है तो ये मछली है, रज्जत मछली है तो ये मछली है। इनका नाम केवल मछली है लेकिन ये मछली नहीं है। किनका ब्लड लाल होगा? तो जितने कशेरुकी प्राणी है, जिसको आप कहते हो वर्टिब्रा, या जिनके पास बैकबोन हो, जिसके पास बैकबोन होगा, रीढ़ की हड्डी जिनके पास होगी, उस सब के सब क्या होंगे? उन सब में लाल रक्त होंगे। जैसे मछली, मेढक, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी, ये सब वर्टिब्रा है। और इसी क्रम में याद रखिएगा। किसको कहते हैं सरीसृप? कौन रेंग के चलता है? तो सांप में बैकबोन नहीं है? जब नहीं पता है तो जो कहते हैं उसको समझिए। नहीं, ठीक है? इस सब में बैकबोन्स है, ठीक है? कछुआ भी सरीसृप है, रेप्टाइल्स है। कछुआ को भी
हम लोग रेप्टाइल से कहेंगे। ऑक्टोपस तो मोलस्का में आ गया, वो मोलस्का में आता है। बाद में क्लासिफिकेशन किया गया कि एक ऐसा जीव है जिसका ब्लड नीला होता है। एक ऐसा जीव जंतु जिसका ब्लड नीला होता है। तो जितना मोलस्का है सबका नीला होता है। इसके अलावा कुछ आर्थ्रोपोडा है, उसका भी ब्लड नीला होता है। ठीक है, जब ब्लड चैप्टर पढ़ाएंगे ना, तो उसमें आपको ब्लड का जब कलर बताएंगे उसमें आपको और डिटेल बताएंगे। अभी आप इतने जानो कि अरस्तु ने जंतु को कई भाग में बांट दिया। कौन कौन? ठीक है, किस आधार पर बांटा? जिसके पास आरबीसी होगा, जिसके पास आरबीसी होगा उसको क्या कहोगे? ई वाला कि ए वाला? अच्छा, तो कोडाटा मतलब वर्टिब्रा, नॉन कोडाटा मतलब कि जिसमें बैकबोन नहीं है। हाँ। नहीं, आरबीसी के आधार पर करोगे तो ये एक बात कहना, और रीढ़ की हड्डी के आधार पर करोगे तो कोडाटा और नॉन कोडाटा। कोडाटा मतलब कि रीढ़ की हड्डी है, नॉन कोडाटा मतलब रीढ़ की हड्डी नहीं। हाँ, तो जहां मिले आप लाइएगा, आपका कंफ्यूजन हम दूर करेंगे। ठीक है, ये बात किसने बांटा जी? अरस्तु ने बांट दिया। जब दुनिया वालों ने इस सब को पढ़ा तो कहा कि यही पहला व्यक्ति है जो ढंग से जीवों को बंटवारा किया और कहा कि जाओ, हम डॉक्टर नहीं बने, लेकिन हमारी किताब को जो पढ़ेगा वही डॉक्टर बनेगा। नहीं तो अरस्तु के द्वारा लिखी गई पुस्तकें, अरस्तु के द्वारा दिया गया सिद्धांत, अरस्तु ने जो जीव विज्ञान या जूलॉजी पर जो काम किया उसको मेडिकल साइंस में पढ़ा जाता है। लेकिन अरस्तु जो थे वो ज्यादा मेडिकल साइंस या बायोलॉजी या जूलॉजी से अधिक उनका काम जो है वो पॉलिटिकल्स में था, राजनीतिक शास्त्र में था, समाज शास्त्र में था। ठीक है, अब बात आई कि थियोफेरेटस को फादर ऑफ क्या कहा गया? थियोफेरेटस द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या था? हाँ ठीक है, तो बोल रहा है। ठीक है, तो उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम इन्होंने जो पुस्तक लिख दी उसका नाम था इस पुस्तक में थियोफेरेटस जो थे वो क्या किए कि प्लांट को इन्होंने बांट दिया कई भाग में। तीन भाग में। एक का नाम रखा हार्ब्स, दूसरा का नाम रखा सार्ब्स, और तीसरा का नाम रखा ट्रीज। कै भाग में बांटा जी? कौन कौन? हर्ब, शर्ब एंड ट्रीज। आप बताओ हर्ब्स का हिंदी जानते हो क्या होता है? हाँ, तो हिंदी पूछ रहे हैं। शाक शुद्ध हिंदी है।
नहीं, और शर्ब का हिंदी, और ट्रीज का पेड़। ठीक है। शाक किसको कहोगे? तना बहुत कमजोर एवं छोटा। स्वयं खड़ा नहीं हो सकता। और ऊडी नहीं होता। ऊडी मतलब ये काष्ठीय नहीं होता, इससे लकड़ियां नहीं बनती। झाड़ी किसको कहा? तना कमजोर पर और मध्यम आकार का। स्वयं खड़ा हो सकता है। और तीसरा ऊडी नहीं होता। और पेड़ किसको कहा? तना मजबूत और बड़ा। स्वयं खड़ा हो सकता है तथा दूसरे को सहारा देता है। और यह ऊडी होता। ये कैसा होगा? ऊडी होगा। अब आपको इसमें सबसे बड़ा चीज क्या है कि आपको इसमें याद रखना होगा कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम्पल। शाक का एग्जाम्पल बताओ। इसीलिए ओकर नाम पड़ा है। नहीं, वो खड़ा थोड़े नहीं, तो उसके तना बहुत छोटा है, वो पत्ता खड़ा रहता है। तो जितने चूंकि हम लोग जिसको पालक साग कहते हैं, उसका शुद्ध रूप क्या है? पालक शाक। शाक को ही हम लोग अपभ्रंश में क्या कहने लगे? साग। ठीक है। तो जितनी फसलें हैं, सभी फसल, गेहूं, मकई, चना, अरहर, मसूर, ये सब जो है सो आ जाएगा आपके हर्ब्स में। हाँ, खड़ा रहता है लेकिन हवा की झोंके आए और गिर जाए नहीं। जितने प्रकार के घास हैं
सभी घास आ जाएंगे, जितने घास हैं सब घास किस में आ जाएगा, ठीक है। जितने फसल हैं, जितनी जड़ी बूटियां हैं, सभी जड़ी बूटी, जिसको बेला कहते हो, चाहे वो कद्दू का हो, नेनुआ का हो, कड़हला हो, नहीं, ये सब क्या है, सब बेला है। लत्ता होता है ना, पलवल है, पलवल, परोर, नहीं, ये सब क्या है, सब हर्ब्स में आ गए। यदि हर्ब्स का आकार बहुत बड़ा है, इसका क्षेत्र बहुत ज्यादा है, नहीं, यहां तक कि तुलसी भी शाक है, तुलसी भी शाक है, ठीक है। तो प्रायः तुलसी को दे देता है कि आप किस में डालिएगा, नहीं, लेकिन लोग उसको ज्यादातर लोग कह देते हैं कि झाड़ी, लेकिन एक्चुअली में तुलसी जो है सो शाक है। बम्बू जो है, जिसको बांस कहते हो, वो भी घास फैमिली का, वो भी हमारे शाक में ही आते हैं। अरे उसकी बात छोड़ दो, तुमको केला भी शाके है। अरे खानदान में एगो दूगो बड़ा हो गया तो क्या हो गया, खानदान तो उसका झूठा नहीं ना, ठीक है। तो वह उस फैमिली का है, घास फैमिली का, ठीक है। केला का जो थम देखते हो वो उसका तना थोड़े है, उसका तना तो जमीन के अंदर है। वो जो थम जो दिखाई देता है वो पत्ता का डंटल है, और जितना पत्ता निकलेगा उतना ओकरा में लेयरिंग होगा। ज्यादा लेयर कहाँ होगा, नीचे की ऊपर, तो पत्ता नीचे से नहीं निकलता है, और डंटल है। अब आप हमको बताइए कि अगर आम में एक डंटल में एक साल में एक ही बार आम फलेगा या बार बार उसी डंटल में फलेगा, एक ही बार फलता है। आम के साथ साथ डंटल भी टूट गया, नहीं। उसी तरह से केला में अगर एक बार फल लग गया तो उसका डंटल खत्म। इससे प्रमाणित होता है कि वो एक डंटल है, नहीं, ठीक है। तो जिसको केला का थम कहते हो वो तना नहीं है, केला का तना जमीन के अंदर होता है, वो अंडरग्राउंड स्टेम कहलाता है, भूमिगत तना कहलाता है, ठीक है। तो ये सब किस में आ गए, और झाड़ी में कौन आ जाएंगे, सब है में, सब साके में। इसमें देखो गुलाब, नींबू, अनार, नहीं, ये सब किस में आ गया, मेहंदी। कभी सुने हो कि हमारे घर में मेहंदी का चौखट लगा हुआ है, ऊडी होता है, वो नहीं होता है, उससे इमारती कार्य हम लोग नहीं लेते। और इसमें कौन आ गए, आम आ गया, शीशम आ गया, हाँ हाँ सब आ गया, चलो ना। ठीक है, पपीता को झाड़ी में रख लेना ना, पपीता झाड़ी में आ जाए, क्योंकि वो तना है, उसका बहुत कमजोर तना है, वो सहारा नहीं देता किसी को। कभी सुने हो कि सीढ़ी लगा के पपीता तोड़ रहा था, अंगूर नहीं है, लता है ना, नहीं,
बाद में इसका जो हम लोग ने क्लासिफिकेशन और कर दिया ना, एक को कहा रनर, दूसरे को कहा क्रीपर, और तीसरे को कहा क्लाइंबर। रनर मतलब होता है बड़ी तेजी से फैलता है, जैसे अरे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, 52 बीघा में पुदीने लगल था। कहने का मतलब क्या है कि बहुत तेजी से फैला तब ना, तब पुदीना आ गया, ये रनर है। दूब घास, क्रीपर किसको कहोगे? जो रेंगता हो, क्रीप मतलब रेंगना, कोई नहीं, जो किसी तना को सांप की तरह लपेट के चढ़ जाए। हाँ, मनी प्लांट। और बताओ, सेम, सेम नहीं होता है ना, तो मनी प्लांट इसमें डाल दीजिए। सेम। क्लाइंबर में खासियत क्या है ना कि उसमें इस तरह से टेंड्रिल निकला होगा सूंड की तरह, और उसी के सहारे वो चढ़ता है। कद्दू, करेला, पलवल ये है, रनर है, उसमें नहीं होता है सूंड। नहीं नहीं, बहुत तेजी से फैलता है। हाँ, नीचे नीचे, नहीं नहीं, वो तो रनर है ना, लगाते हो अपना खेत में, पड़ोसी रोज तोड़ के ले जाता है। नहीं, हाँ, करेला हो गया, कद्दू हो गया, ये सब आ जाएगा आपको क्लाइंबर में। नहीं, जिसमें सूर लगा रहे, जो टेंड्रिल्स जिसको हम लोग कहते हैं, टेंड्रिल्स होगा, वो सब आ जाएगा किस में? क्लाइंबर में। हो गया यहां तक? अब जरा सा देखो, ये कहानी हो गई किसकी? हार्ब्स, आर्ब्स और ट्रीज की। परीक्षा में आएगा निम्नलिखित में से कौन हर्ब है, कौन शर्ब है, कौन ट्रीज है, आराम से अब आप लोग पकड़ लीजिएगा। ठीक है, अब हमको ये बताइए कि अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी विच टाइप ऑफ द थिंग्स, बायोलॉजी के नजर में वस्तु कितने प्रकार के हैं? कितने प्रकार के? बुआ उसको जैसे बंद करोगी वो तो बंद होगा। छोड़ दो, ठीक, रात में घूमने दो, ठीक है, बहुत हल्ला कर रहा था। तो बायोलॉजी के नजर से वस्तु कितने प्रकार के? कौन कौन? थिंग्स को माना, एक को क्या कहोगे? लिविंग। लिविंग मतलब दूसरा को क्या माना? नॉन की नन। अरे तो नन तो ऐसे लिखाएगा, ये नन मतलब तो साधु नहीं हो गया। तो क्या बोलेंगे? अच्छा अच्छा, ना ना, ठीक कर रहे हो ना। तो नॉन लिविंग, इसको क्या कहोगे? निर्जीव।
इतना केवल जानिएगा तो आपको एक क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। नहीं, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, चमड़ा का बैग कहलाता है। ऑप्शन में दिया हुआ है सजीव, बी में दिया है निर्जीव, और सी में दिया है मृत, और डी में दिया है सभी। सभी। सी कैसे? चमड़ा में मर गया। अच्छा, हाँ, चमड़ा मरेगा कि जीव मरेगा? तो कह रहे चमड़े मर जाएगा। अच्छा, यहां पर चमड़ा के जगह पर प्लास्टिक लिखा रहता तो निर्जीव हो जाता। ये चमड़ा का बैग, ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से एक ऑप्शन चुनना है। क्या चुनिएगा? निर्जीव, सजीव? देखो यार, जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि चमड़ा का बैग कहलाता है, जो मृत है वो भी निर्जीव है, जो मृत है वो भी निर्जीव ही है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन दोनों दे दिया है। इसका मतलब है कि मृत और निर्जीव में कुछ न कुछ अंतर रखता है। तो निर्जीव थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, उसको कहा जाता है जो कभी जिंदा न था, न है, न होगा। और मृत उसको कहा जाता है जो कभी जिंदा था। तो इस दृष्टिकोण से बायोलॉजी के नजर में वस्तु कई प्रकार के? एक हो गया मृत, मृत मतलब डेड, ठीक है। लेकिन ये चीज आपको इसलिए बता रहे हैं कि जब इस तरह का क्वेश्चन आए तब, जहां निर्जीव और मृत दोनों दिया रहे, और उस समय अगर आपको सिलेक्ट करना होगा कि मृत सिलेक्ट करें कि निर्जीव सिलेक्ट करें, तब आपको देखना पड़ेगा कि चमड़ा है कि प्लास्टिक है। उसके लिए नहीं, तो इस दृष्टिकोण से आप देख कर रहे हैं कि जो मृत वस्तु है, वो मृत वस्तु कौन कौन से आ जाएगा? तो देखो कौन आ जाएगा। लकड़ी, बाल, नाखून, सींग, खूंड, पक्षी का पंख, पक्षी का पंख, मछली का शल्क, च्योटा, मछली में च्योटा नहीं होता है, स्केल, हाँ, तो वो सब क्या कहलाएगा?
मृत, ये सब मृत है। केवल लकड़ी जो है या मृत पदार्थ सेल्यूलोज का बना है। ये किसका बना हुआ है? सेल्यूलोज का। लेकिन आपका ये जो बाल है, नाखून है, सींग है, ऊन है, ये जानते हो किसका बना हुआ है? हाँ? कौन प्रोटीन? कैटीन, कैरोटीन, जो गाजर में पाया जाता है। हाँ, तो गाजर में क्या पाया गया? हाँ? गाजर वाला कैरोटीन। हाँ, अरे उसका नाम है केराटीन। और गाजर में जो पाया गया उसका नाम है कैरोटीन। और अंदर जब जाइएगा तो ये जो बाल में बना रहता है केराटीन ना, अल्फा की बीटा। बाल में, नाखून में पाए जाने वाले मृत प्रोटीन जो है वो कौन है? अल्फा की बीटा? नहीं बुआ, वो है अल्फा। नहीं, वो क्या है? अल्फा। और गाजर में जो पाया गया अल्फा की बीटा। मनु अल्फा है तो ही बीटे होगा। इसका नाम है बीटा कैरोटीन। नहीं, और ये बीटा कैरोटीन ये आपका लीवर में जब जाएगा ना तो लीवर इसको कन्वर्ट कर देगा किस में? किस में बदल दिया? कौन बदला? कौन बदला? ये लीवर का फोटो है। कौन बदला? किसको बदला? बीटा कैरोटीन को। अब कैरोटीन मत बोलिएगा, हमेशा याद रखिएगा। एक बार बीपीएससी पूछ चुका है कि विटामिन ए का स्रोत कौन है? अल्फा कैरोटीन की बीटा कैरोटीन? बीटा कैरोटीन। अब याद रख लीजिएगा कि बीटा कैरोटीन का कन्वर्सन रेटिनॉल में कहा होता है? किस में कन्वर्ट हुआ? रेटिनॉल किसका रासायनिक नाम? विटामिन ए का। अरे विटामिन ए आंख के रोशनी के लिए जरूरी है ना जी, और आंख में रेटिना है, वही ना रेटिना से रेटिनॉल बना है। तो रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। गाजर खाइएगा ना तो उसमें का जो बीटा कैरोटीन है वो ब्लड के द्वारा चला जाएगा कहाँ? लीवर में। और लीवर जो है हमारा शरीर का केमिकल लेबोरेटरी है, रासायनिक प्रयोगशाला है। और वो प्रयोगशाला में जब ये जाएगा तो उसका कन्वर्सन कर देगा किसमें? रेटिनॉल में। शैम्पू आप जाके देख लेना, सब अच्छा के क्वालिटी का शैम्पू होगा, उस पर लिखा रहेगा केराटिन युक्त, लिखा रहता है ना। वो सस्ता वाला नहीं है, 1 रुपया में 3 गो, वो नहीं नहीं मिलता है। अच्छा 300 ग्राम फ्री वाला रहता है ना नहीं, तो अच्छे क्वालिटी के जो शैम्पू बनते हैं वो सब में दिया रहता है। नहीं तो याद रखने की चीज क्या है कि हम लोग का बाल, नाखून, सींग ये सब जो है वो क्या है? एक मृत प्रोटीन से बना है। उस मृत प्रोटीन का नाम क्या है?
टीन नहीं, और वही केराटिन अल्फा की बीटा, तो वहां अल्फा याद रखिएगा और यहां बीटा याद रखिएगा। नहीं, अब क्लियर हुआ? ठीक है। लकड़ी किस चीज से बना हुआ है? जीवित है कि मृत है? क्या है सेल्यूलोज? जैसे वो प्रोटीन है, तो ये क्या है? जी नहीं, ये कार्बोहाइड्रेट है। सेल्यूलोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट। नहीं, अब वही कार्बोहाइड्रेट अगर जिंदा फॉर्म में रहेगा तो वह स्टार्च कहलाएगा, मंड कहलाएगा। अब वही मर गया यानी मृत हो गया, यानी कि वह निष्क्रिय हो गया, तो वह सेल्यूलोज हो जाएगा। न पौधा को काम नहीं आता है, उसको पौधा के लिए अनुपयोगी है वो, लेकिन हम लोग के लिए वो जरूरी है सेल्यूलोज। जितना भी सब्जी खाते हो, फल खाते हो, जो फाइबरस होता है वह सब सेल्यूलोज रहता है। जो आपके पेट में जाएगा, डिकम्पोज होगा, वो तो आपका पेट साफ करेगा। तो इसलिए सेल्यूलोज युक्त भोजन करना चाहिए ना। चोकर सब सेल्यूलोज है। चोकर युक्त आटा खाइए, ये ना कि खाली आटा छोड़ दिए चोकरे खा रहे हैं, नहीं, चोकर युक्त खाइए। नहीं, हाँ, तो वही ना फाइबर है ना, है ये सेल्यूलोज, उसी को ना रेशा का नाम दे दिया। वो फाइबर बना किसी से है? नहीं, कार्बोहाइड्रेट नहीं, कार्बोहाइड्रेट आटा है। कार्बोहाइड्रेट आटा है, ओकरा में मिला हुआ फाइबर सेल्यूलोज है। नहीं, जब हम जान रहे हैं कि वो सेल्यूलोज है तो हम काहे कार्बोहाइड्रेट करेंगे? सभी पिता पुरुष हैं, सभी पुरुष अभी समझे हो? चलिए, तुम ना बताओगे कि हम बोले? हम तो तेरा को नाम रोज बता रहे। हाँ, किस किस में? सेल्यूलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट, हाँ, डेड कार्बोहाइड्रेट ना। ठीक है, तो ये समझ में बात आ गई। सजीव का बहुत सारा लक्षण है, वो उस पर हमको डिस्कशन नहीं करना है। नहीं, अब सांस लेता है, प्रजनन करता है, प्रचलन करता है, एक्सक्रिएशन करता है, चैप्टर पढ़ाते जाएंगे, उसमें इस सबका वर्णन करते जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप बताओ कि बायोलॉजी के नजर में क्रियाएं कितने प्रकार की होती है? बंदे न कर दो, नहीं तो गिर जाएगा बेचारा। तो बंद कर दो, डर लग रहा है गिर जाएगा। छोड़ दो। बायोलॉजी के नजर से क्रियाएं कई प्रकार की? कौन कौन? बायोलॉजी कहता है कि क्रियाएं दो प्रकार की हो गई। एक का नाम है मैकेनिकल, मैकेनिकल मतलब यांत्रिक क्रिया। दूसरा को उसने कहा बायोलॉजिकल, जिसको कहोगे जैविक क्रिया। मैकेनिकल क्रिया किसको कहोगे? डन बाय अ मशीन और कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की अवधारणा से जो बने, जैसे
मोटर गाड़ी का दौड़ना, मोटर गाड़ी का चलना, वो बिना मशीन का चलेगा? रनिंग ऑफ बाइसिकल मैकेनिकल है कि बायोलॉजिकल? मैकेनिकल। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को किसको कहा? डन बाय हार्मोन्स और एंजाइम्स। जो क्रिया किसी न किसी हार्मोन या एंजाइम के द्वारा हो, उसको क्या कहोगे? बायोलॉजिकल। अब आप हमको बताइए, एक लड़का दौड़ रहा है, उसमें कौन सा हार्मोन काम कर रहा है? बिना हार्मोन का दौड़ ही नहीं सकता। अच्छा, दौड़ेगा तो उसके मांसपेशियां सिकुड़ेगा, फैलेगा ना? तो मसल्स को फैलाने और सिकुड़ाने के लिए कौन सा हार्मोन निकलता है? ये उंगली को हमने मोड़ा, कब मुड़ेगा ये? जब मांसपेशी यहां का सिकुड़ेगा तब ना। ये उंगली सीधा कब होगा? जब ये मांसपेशी फैलेगा तब। अगर ये फूल जाए तो मुड़ेगा? क्यों नहीं मुड़ेगा? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट, ये मांसपेशी सिकुड़ नहीं रहा। नहीं, यहां कस के बांध दो गमछा से, खूब कस के, और कहो कि इसको मोड़ो, मुड़ेगा? क्यों नहीं मुड़ेगा? क्योंकि ये मांस हमारा सिकुड़ नहीं रहा। तो ये मांसपेशी को सिकुड़ाने और फैलाएंगे तभी ना इसमें मोशन आएगा। तो जब हम लोग चलते हैं, दौड़ते हैं, तो हमारे मसल सिकुड़ते और फैलते हैं। इसको सिकुड़ाने और फैलाने के लिए एक हार्मोन आता है, उस हार्मोन का नाम है एक्टिन एंड मायोसिन। यही हार्मोन जो होता है हमारे मसल्स को सिकुड़ाता और फैलाता है। मांसपेशियों में संकुचन और फैलाव के लिए कौन से हार्मोन निकले? एक्टिन एंड मायोसिन। ये मायोसिन शब्द जो आया है ना, मायोलॉजी मतलब क्या होता है? मायोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ मसल्स। जी सर। नहीं सर, कल तो 5 बजे से क्लास है। 3 बजे लगाइए ना। हाँ सर, 5 बजे से क्लास है सर। हाँ हाँ, लेकिन है क्लास है सर, वहाँ लगा हुआ, क्लास लगा हुआ है मेरा। जी सर, जी सर, ठीक सर। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज का मतलब क्या हुआ? जो हार्मोन और एंजाइम के द्वारा हो? नहीं। और इसी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज का दूसरा नाम जो है वो है मेटाबॉलिक प्रोसेस। क्या है, आप लोग का बायोलॉजी नहीं था जी? ऑप्शनल में है।
नहीं नहीं, टाइम पर आइए, नहीं तो क्लास के बाद आइए, दुई को उपाय कीजिए। नहीं, या तो समय पे आइए, नहीं तो क्लास जब शुरू हो जाए और बीच में आइएगा तो फिर पढ़ाने के लिए हम उस समय भूल जाते हैं। नहीं, पढ़ा के आ रहे हैं, भूल जाएंगे। आजा, तुम पहले लाठी लेके आना ना, ठीक है? क्या कहा गया इसको? मेटाबॉलिक प्रोसेस का। आइए, इसका हिंदी क्या हुआ? उपापचयी क्रिया। अब आपसे पूछा जाएगा कि उपापचयी क्रिया कहते किसको है? जो क्रिया हमारे शरीर के अंदर होती है, अर्थात जो क्रिया हार्मोन और एंजाइम के द्वारा संपन्न हो, उसी को हम लोग उपापचयी क्रिया कहेंगे। ये उपापचयी क्रिया दो प्रकार की होती है। एक को कहोगे एनाबोलिज्म और दूसरा को क्या कहोगे? केटाबोलिज्म। केटाबोलिज्म का हिंदी हुआ अपचय और इसका हिंदी हो गया उपचय। याद रखिएगा, उपचय और अपचय मिलकर क्या बना? उपापचय। एनाबोलिज्म और केटाबोलिज्म मिलकर क्या बना? मेटाबॉलिक प्रोसेस। एनाबोलिज्म और केटाबोलिज्म से क्या बना? ठीक है, बात समझे? अब हमको एक चीज बताइए कि ये जो एनाबोलिक क्रिया है, एनाबोलिज्म, ये आपका रचनात्मक, संश्लेषणात्मक, स्राव होने वाली, ये सब कहलाएगा एनाबोलिज्म। यानी कि एक प्रकार का निर्माणकारी क्रिया है। तो ये क्रिया कौन हो गया? विघटनकारी क्रिया या निष्कासन वाली क्रिया यानी कि अगर यह निर्माणकारी है तो वह विघटनकारी है। अब इसके अंतर्गत आपको कौन कौन सी चीज आ जाएगा? जैसे न्यूट्रिशन, जिसको हम लोग कहते हैं पोषण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, न्यूट्रिशन हो गया, प्रकाश संश्लेषण हो गया, ठीक है। और हमारे शरीर में जो रक्त बनता है, रक्त, हार्मोन, एंजाइम, अंडाणु, शुक्राणु, इस सब का जो निर्माण होता है, यह सब निर्माण कौन क्रिया है? एनाबोलिज्म की केटाबोलिज्म। अब केटाबोलिज्म में देखो कौन आ गया? रिस्पायरेशन, एक्सक्रिएशन, पहले इसको समझिए तब उतारिएगा। इसमें निर्माण, उसमें विघटन। अब आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि बताओ लार का स्राव उपचय क्रिया की अपचय क्रिया? उपचय की अपचय? एनाबोलिज्म की केटाबोलिज्म? पसीना का निष्कासन? एनाबोलिज्म की केटाबोलिज्म? केटाबोलिज्म। बाल का
बढ़ना, बाल जो बढ़ता है ना, नाखून जो बढ़ता है, हमारी कोशिकाएं मर जाती है और बढ़ते जाती है, वो कैटाबोलिज्म है, वो कैटाबोलिज्म है। बाल का बढ़ना, नाखून का बढ़ना, ये सब कैटाबोलिज्म है। क्योंकि जब तक कोशिका मरेगी नहीं तब तक वह बढ़ेगी नहीं। अब अगर मान लिया जाए किसी व्यक्ति में अगर एनाबोलिज्म ज्यादा हो और कैटाबोलिज्म कम हो, एनाबोलिज्म ज्यादा, अच्छा ये मिटा दें इतना दूर, ये वाला एनाबोलिज्म ज्यादा और कैटाबोलिज्म कम, तो जानते हो क्या हो जाएगा? तब आपके अंदर वृद्धि होगा। तभी वृद्धि होगा, यानी कि उपचय और अपचय। अगर ये उल्टा हो जाए तब कैटाबोलिज्म ज्यादा और एनाबोलिज्म, अब बताओ क्या होगा? अरे ये दीर्घिकार हर्षिकार है ना, ये केवल आकार हो जाएगा। चालीस साल का बूढ़ा देखे हो? नहीं, 20 साल का बूढ़ा मिल जाएगा। कब? जब उसके शरीर में कैटाबोलिज्म ज्यादा हो और एनाबोलिज्म कम हो। तो इस कंसेप्ट से आपसे क्वेश्चन रहेगा कि किसी भी जीवों में वृद्धि कब होगी? जब एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म कम हो। ठीक है, सैटरडे संडे को आप लोग क्लास लगता है कि नहीं? अच्छा, तो अच्छा ठीक है, लेकिन कल तो मेरा क्लास नहीं रहेगा। अब लग रहा है कि मंडे से ही होगा। ठीक है।